सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है अब। ओके, सो यस सर, अरे हम लोग एक एक्सप्रेशन देखे थे, राइट? वो क्या था? काफी बड़ा एक्सप्रेशन था, v इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। ये एक्सप्रेशन देखे थे और हम लोगों को पता ये चला था कि ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट? ये एक कांस्टेंट है, लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, ठीक है? लाइक टेम्परेचर हुआ, ठीक है? सॉलिड के केस में टेम्परेचर हुआ। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जा सकता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? V क्या है? पोटेंशियल है, राइट? V क्या है? पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल तो ऐसे डिफाइन नहीं है। हम लोगों के पास फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन कैसे है? चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है, राइट? कितना चेंज होता है पोटेंशियल का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, या सिंपली चेंज इन पोटेंशियल कितना है ये हम लोग पता कर सकते हैं। डायरेक्टली पोटेंशियल हम लोग नहीं पता कर सकते, राइट? और यहाँ पे V जो लिखा जा रहा था वो भी असल में चेंज इन पोटेंशियल ही था, राइट? बस हम लोग एक टर्मिनल का V मान रहे हैं, दूसरे का जीरो, तो V माइनस जीरो ये भी है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है? या पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोल सकते हो, ठीक है? तो ये जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, यही चीज सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया? ओम्स ने, ठीक है? ओम्स नाम के एक फिजिसिस्ट थे, या यूं कहे साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से। इसका मतलब सिंपली कि अगर एक सर्किट में हम लोग V का वैल्यू को बढ़ाते जाए, ठीक है, और सारा का सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स को कांस्टेंट रखे, लाइक टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ये सारी चीज को अगर कांस्टेंट रखे और V का वैल्यू बढ़ाते जाए, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलता है I, ये I का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब कि V और I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किन्होंने ऑब्जर्व किया? ओम्स ने। तो ओम्स लॉ बोलता है ऑल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तभी वैलिड है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तभी वैलिड है जब सारा का सारा फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखे हम लोग, ठीक है? फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखे, ठीक है? All physical conditions remaining constant, the potential difference across the ends of a conductor, the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, ठीक है? ये बात, ये है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब आप सोच रहे हैं सर आप तो पोटेंशियल बैटरी का बता रहे हो और यहाँ पे एंड्स ऑफ द कंडक्टर। आप खुद सोचो, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है? एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, सोच के देखिए, ये अगर V है, ठीक है, तो ये इस एंड के अक्रॉस में है और इस एंड के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V ही होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये दोनों दिखाई दे रहा है पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है? तो ये क्या है कि टर्मिनल बैटरी के बजाय ये एंड्स ऑफ द कंडक्टर बोल रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सिंपली अगर आप एक कंडक्टर से कुछ करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है, और उस कंडक्टर का एंड को एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। आप जानते हो कि करंट फ्लो का मेन या मेजर कंडीशन क्या है? किसी कंडक्टर से करंट किस मेजर कंडीशन पे फ्लो करता है? देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तभी करंट का फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी, वाटर एक पॉइंट पे हायर पोटेंशियल एनर्जी पे है और दूसरा पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे है, तब हायर से लोअर की तरफ वाटर का फ्लो होता है, राइट? क्लियर है? सो अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके है, मान लिया V वोल्ट का या डेल्टा V वोल्ट का, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा V वोल्ट का।
और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अगर इस कंडक्टर में आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है तो ये डेल्टा वी और आई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाहर का सारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है। क्लियर है? लाइक टेम्परेचर। सो ये है ओम्स लॉ और इसी को हम लोग अच्छे से इवेलुएट करेंगे और जानेंगे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा वी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आना चाहिए और सही में अगर हम लोग एक कांस्टेंट ही ला के रखते जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता सिवाय मटेरियल के, तब तो V इक्वल टू आई आर भी करेक्ट होता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट आता है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है डेल्टा V इक्वल टू आर इंटू आई या आई इंटू आर, तो ये आर जो है रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट नहीं है। आर जो है रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर मैथमेटिक्स को हम लोग फॉलो करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को जब हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हम लोग हटाते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आर हमेशा कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है ओमिक कंडक्टर्स के लिए। आप धीरे धीरे समझोगे। कंडक्टर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, एक है ओमिक कंडक्टर्स, ध्यान से समझ के रखिए, ओमिक कंडक्टर्स, और दूसरा है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सो ओमिक कंडक्टर्स क्या है, वो सारा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब कि वो सारा कंडक्टर्स जिसके अक्रॉस में अगर डेल्टा वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उससे आई अमाउंट का करंट पास करे तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई से। ठीक है, तो वो सारा कंडक्टर्स क्या होता है, ओमिक कंडक्टर्स होता है। ओमिक कंडक्टर्स का एग्जांपल है मेटल। ठीक है, क्लियर है? सारा का सारा मेटल्स लगभग ओम्स लॉ को फॉलो करता ही है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि अगर बहुत ज्यादा हाई करंट होगा तो ओम्स लॉ को मेटल्स भी फॉलो नहीं करता। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन जनरल आप जान के रखिए ओमिक कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या है, मेटल। ओके, सेकंड, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है, वो सारा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा नॉन ओमिक कंडक्टर्स का एग्जांपल्स है। जैसे एक तो सेमीकंडक्टर हुआ, दूसरा हुआ डायोड, तीसरा हुआ एक ये गैलियम आर्सेनाइड का आपने नाम सुना है, GaAs। क्या ये एलिमेंट का आपने नाम सुना है केमिस्ट्री में? नो सर। ओके, क्या नहीं सर। गैलियम का नाम सुना है आपने अलग से? यस सर। यस सर। क्या आर्सेनाइड का नाम सुना है आपने अलग से? नहीं। नो सर। आर्सेनाइड का नाम नहीं सुना? सर आर्सेनिक सुना है। मे भी आर्सेनिक का ही कोई दूसरा फॉर्म होगा, जैसे अलग अलग फॉर्म होता है। तो गैलियम और आर्सेनाइड को दोनों को मिला के गैलियम आर्सेनाइड नाम का एक कंपाउंड है। ठीक है, इसके केस में ना एकदम अजीब सा ग्राफ मिलता है। एनसीईआरटी में इसका स्टडी बताया गया है, मतलब बेसिक स्टडी बताया गया है। तो हम लोग ग्राफ इसका भी देखेंगे कि गैलियम आर्सेनाइड नाम का कंपाउंड, इससे अगर करंट फ्लो कराया जाए तब हम लोगों को V वर्सेस I का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, ये सब डिस्कशन आज के क्लास में ही होना है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल हम लोगों को ये बात पता चला कि कुछ कंडक्टर्स के लिए तो ये कुछ कंडक्टर्स है जो ओम्स लॉ को डायरेक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के अक्रॉस में आप पोटेंशियल डिफरेंस दो, उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा वी होगा, या डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट के होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी है या कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको फॉलो नहीं करते, तो वैसे कंपाउंड को नॉन ओमिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, नाम क्लियर है ना? ओमिक क्या है, नॉन ओमिक क्या है? ओमिक सर मतलब ओमिक एक और बार बता दीजिए। ओके, ओमिक। ओमिक ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंपल। नॉन ओमिक ओके। कंडक्टर्स वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स में जाएंगे कैसे ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ग्राफ वगैरह कैसा होता है,
उसके बाद हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो एक बेसिक आइडिया, बेसिक स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाइए कि ओम्स लॉ क्या है, कि अगर सारा का सारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो डेल्टा वी, ये डेल्टा वी कहाँ से लिया गया है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सेमीकंडक्टर्स ओमिक है या नॉन ओमिक है? सेमीकंडक्टर्स असल में अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्विक आंसर दूं तो नॉन ओमिक का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन जब सही में सेमीकंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा कि कैसे नहीं है, ठीक है, जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि डेल्टा वी कहाँ से लेना है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का दो एंड होगा, राइट, किसी भी कंडक्टर का दो एंड होगा, उन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा वी है, राइट, तो उस कंडक्टर से कुछ ना कुछ करंट आई फ्लो करेगा। अगर डेल्टा वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंप्लाई करेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक रिलेशन हम लोगों को मिलेगा जरूर से डेल्टा वी और आई में, लेकिन ये मेयरली जस्ट एक रिलेशन है, ये ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है। इसको आगे चल के हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे डेल्टा वी इक्वल टू आई आर एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ नहीं है, ये जस्ट एक रिलेशन है डेल्टा वी और आई के बीच। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? हाँ, ये बोल सकते हैं कि ओमिक कंडक्टर्स के लिए क्योंकि आर कांस्टेंट होता है तो ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ का एक फॉर्म है। सर तो फिर डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो ओम्स लॉ है ना? यस, वही तो ओम्स लॉ है। ओके, और फिर ये जो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर है वो सिर्फ एक रिलेशन है? जस्ट एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, किसके बीच का, ओके डेल्टा वी और आई के बीच का, ठीक है। ओके और सर। ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे एक मेटल लो और उसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या है, मेटल। अगर मेटल्स, ओम्स लॉ में ये इंक्लूडेड है कि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब एक मेटल का आप रॉड ले लो या कोई कंडक्टर ले लो, मेटल कंडक्टर ले लो, और टेम्परेचर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखो तो उसके लिए तो आर कांस्टेंट रहेगा। तो ओमिक कंडक्टर के लिए आप फिर भी बोल सकते हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ का एक अदर फॉर्म, ठीक है। लेकिन किसी भी मटेरियल के लिए ओम्स लॉ ये नहीं है, इस तरह से आपको नहीं सीखना है, आपको जस्ट ये जानना है कि ओम्स लॉ क्या है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं एक डायोड का बात बताऊं, ठीक है, या किसी सेमीकंडक्टर का बात बताऊं, तो आप टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज कांस्टेंट भी रख लो, लेकिन उसके लिए आर कांस्टेंट हो जाएगा ये जरूरी नहीं। और अगर आर कांस्टेंट नहीं है मतलब वी, डेल्टा वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और डेल्टा वी और आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर, राइट। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ओम्स लॉ बताता है कि एक कंडक्टर के एंड का अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है और उससे आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। इसका मतलब सिंपली आप डेल्टा वी का वैल्यू बढ़ाओगे तो कंडक्टर में करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। क्या ये बेसिक बात एकदम क्लियर है? यस सर। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ओमिक क्या है, नॉन ओमिक क्या है, तो अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे अभी हम लोगों का क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसका मतलब आप सोच रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे सबका सब चीज क्लियर हो जाए, इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे सुनते रहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ये आर को क्या नाम से जाना जाता है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। देखिए कोई परेशानी नहीं आता अगर ये आर, जो भी झमेला है, जो भी परेशानी है इस आर की वजह से। अगर आर हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता ना, हर एक मटेरियल के लिए अगर कांस्टेंट होता तो V इक्वल टू आई आर भी क्या होता, V इक्वल टू आई आर भी क्या होता, ओम्स लॉ होता।
जो कि हम लोग क्लास 10 तक पढ़े, राइट। क्लास 10 में हम लोगों को लिमिटेड नॉलेज दिया गया था। हम लोगों को ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब के बारे में पढ़ना नहीं था, राइट। वहाँ पे हम लोगों को सिंपली सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में पढ़ना था। तो वहाँ पे आप डिराइव भी किए होगे और सीखे भी होगे कि V इक्वल टू आई आर क्या है, ओम्स लॉ। और वहां तक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत सीख के आए, नहीं, उस नॉलेज के हिसाब से आप सही सीखे थे। V इक्वल टू आई आर मेटल्स के लिए ओम्स लॉ है, बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अदर मटेरियल्स, क्लास 12 में आपका सिलेबस एक्सपैंड किया है थोड़ा सा, तो थोड़ा कुछ और भी पढ़ना है। तो उन सारे नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आर हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि आर हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा V इक्वल टू आई आर सिंपली ओम्स लॉ नहीं है। और इस चीज को हम लोग आगे चल के देखेंगे भी, ठीक है। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। सो डेल्टा V इक्वल टू आई आर, अगर ओमिक कंडक्टर से बात करें, ठीक है, सो ओमिक कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट है। तो डेल्टा V और आई का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं ना। लीनियर रिलेशन दिखाई दे रहा है डेल्टा V और आई में, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो डेल्टा V को अगर y एक्सिस में प्लॉट करें और I को x एक्सिस में प्लॉट करें, तो डेल्टा V और I का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है? लीनियर ऐसे, आप जानते हो ना, लीनियर का ग्राफ कैसा, y इक्वल टू mx, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये लीनियर रिलेशन। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं है, मतलब कि डेल्टा V इक्वल टू आई स्क्वायर तो नहीं है, इसका मतलब लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब डेल्टा V अगर y एक्सिस में और x एक्सिस में करंट है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। कोई मुझे बता पाएगा कि अगर मैं डेल्टा V को x एक्सिस में रखूं, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और ये I को y एक्सिस में रखूं, तब ग्राफ कैसा होगा, बताइए। बता सर पाइएगा तब भी ऐसे ही होगा। सब, एक बार सोच के देखिए कि अगर I वर्सेस डेल्टा V का ग्राफ हो तब कैसा होगा। सोच के बताइए। सोच पा रहे हैं कैसा होगा? फिर भी ऐसा ही होगा, जिसने भी कहा वो सही था, ठीक है। देखिए, I वर्सेस V, डेल्टा V और V वर्सेस I का ग्राफ सेम नेचर का होगा, लीनियर होगा। इसका सबूत क्या है, अगर आप बोले सर इसका क्या प्रूफ है, तो मैं कहूँगा, क्या आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है मैथ्स में? हाँ, यस सर। ऑब्वियसली आपको पता ही है। क्या आपको x इक्वल टू वाई का ग्राफ पता है? यस सर। ऑब्वियसली यही है, राइट। तो बस ये प्रूफ है, सिंपल सा। लेकिन हम लोगों को क्या जानना है कि अगर ये डेल्टा V है और ये I है, इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ से कोई भी एक एंगल ले लीजिए ऐसे, या सिंपली ये वाला ही एंगल थीटा लीजिए, तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, राइट। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना सकते हैं, ये डेल्टा V है तो ये लेंथ हो जाएगा डेल्टा V, और ये आई वाला एक्सिस का ग्राफ है तो ये आई हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, टेन थीटा क्या होता है बताइए आप, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, मतलब डेल्टा V बाय आई होता है, राइट। यस क्या सर। डेल्टा V बाय आई का वैल्यू आप ओमिक कंडक्टर्स के लिए बता सकते क्या होगा इस रिलेशन से? सर आर। आर। तो यही चीज है, सर आर स्लोप रेजिस्टेंस। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स होता है। हमें तो याद रखिए, अगर भूल भी जाइएगा, टेन थीटा इक्वल टू मैथ्स में सिखाया जाता है वाई बाय एक्स होता है। तो वाई में क्या है, यहाँ पे डेल्टा V है, एक्स में क्या है, आई है। तो डेल्टा V बाय आई, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये कब वैलिड है, जब ये कर्व ही किस कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, ये
ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए हम लोगों को कुछ अलग टाइप का ग्राफ मिलेगा। पहले हम लोग ओमिक कंडक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ जाते हैं, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन ओमिक में क्या अलग है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ओमिक कंडक्टर्स के लिए आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है अगर सारा का सारा फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए? यस सर। सर ओमिक कंडक्टर्स में मेटल्स के अलावा कोई और भी एग्जांपल है? मेटल्स के अलावा ऐसे तो सॉलिड में सिर्फ मेटल्स का ही एग्जांपल दिया जाता है, यही पॉपुलर है जितना। और मेटल्स तो एक नहीं है ना, मेटल्स में सारा का सारा मेटल्स आ गया, AgCu, Al वगैरह वगैरह, ये सारा क्या है, ओमिक कंडक्टर्स यस का सर। एग्जांपल। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो आप बता पाओ? जस्ट ये ग्राफ को समझ पाए कि नहीं, इस चीज को मैं टेस्ट करने के लिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ग्राफ आप देख के समझ पा रहे हो कि डेल्टा वी वर्सेस आई का ग्राफ में जो कर्व मिलता है, उस कर्व का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हम लोगों के पास दो कंडक्टर्स है, ठीक है, पहला कंडक्टर का नाम है ए, यस सर। दूसरा कंडक्टर का नाम है बी, ठीक है, और दोनों कंडक्टर्स के लिए डेल्टा वी वर्सेस आई का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा वी वर्सेस आई का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आप सोचो और बताओ कि ये ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, मुझे बताइए कि कौन सा रिलेशन सही है? रिलेशन में कहाँ पे लिखूं? ऑप्शन ए, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ऑप्शन बी, आर ए इज लेस देन आर बी। ऑप्शन सी, आर ए इज इक्वल टू आर बी। बताइए कौन सा रिलेशन सही है? एक बार आप अपने पेन पेपर का यूज कर सकते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ये तीन ऑप्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, सर 1। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रिलेशन का यूज कीजिए, आंसर्स आ रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, बाकी लोग। ए और बी, ए और बी, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है या बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है? कर रहे हैं बाकी लोग? ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सर ए का ज्यादा है। ओके, चेक यस सर, करते ए हैं, का आप मैच ज्यादा कर है। लेना, आप लोग मैच कीजिए अपना आंसर को। ठीक है, मुझे ये बताइए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है? रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप बता सकते हैं ना, यस ग्राफ का सर। जो स्लोप है, डेल्टा वी वर्सेस आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है। स्लोप इक्वल टू क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा में थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, और टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एंगल किसके लिए ज्यादा है? ए के लिए, इसलिए ए का रेजिस्टेंस क्या होगा? आर ए इज ग्रेटर देन आर बी होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है। हमेशा वो लोग क्या देगा पता है? थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाना चाहेगा और सही में आप दिमाग पे जोर डाल पा रहे हो कि नहीं, ये वो देखना चाहेगा। इसलिए वो क्या देगा, ग्राफ में हल्का सा चेंज करेगा। वो चेंज करेगा आई वर्सेस डेल्टा वी का ग्राफ देगा। अच्छा, डेल्टा वी का जगह हमें वी लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, राइट? हम एकदम ओरिजिनल फॉर्म का यूज कर रहे हैं, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आपको दिक्कत में नहीं पड़ना है। आप बस मान लीजिए कि अच्छा, पहला एंड का पोटेंशियल वी है, दूसरे का जीरो है, तो वी माइनस जीरो, डेल्टा वी का वैल्यू क्या आ गया? वी माइनस जीरो, दैट मीन्स वी। ठीक है, तो आई वर्सेस वी का भी ग्राफ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर ऐसे रहे ग्राफ, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये एंगल क्या है?
नीचे वाला 30 डिग्री है और ऊपर वाला 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, पी का रेजिस्टेंस ज्यादा है या पी क्यू का रेजिस्टेंस ज्यादा है, सोचिए। सर क्यू का। क्यू का। कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हो आप? सर एक चीज को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, आई को इसमें कांस्टेंट कर दिया तो इसमें जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो वही होगा। उस तरफ से एंगल निकालना है आई की तरफ से हमें। तो आपको क्या यूज करना था, देखिए मैं बताऊं, एक बार सबने सोच लिया, एक बार सोच लीजिए सब कोई। ये ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। अरिहंत का देखो, सिंकेज का देखो, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठा के देख लो, ओम्स लॉ पे एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको मिलना है। और कौन सा लॉजिक यूज होगा मैं आपको नहीं बता रहा, आपको पहले सोचने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अगर सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं सोच पा रहे तो मैं सॉल्यूशन तब बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं अब बताऊं, यस सर। इस ग्राफ का आई वर्सेस डेल्टा वी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। स्लोप तो हमेशा टेन थीटा होता है ना, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा वाई बाई एक्स होता है। और इस केस में वाई इक्वल टू आई है और एक्स के जगह पे डेल्टा वी है। और हम लोग जानते हैं डेल्टा वी बाय आई, ध्यान से सुनिए, डेल्टा वी बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो आई बाय डेल्टा वी क्या होगा, 1 बाय रेजिस्टेंस होगा, राइट। यस सर। तो हम लोगों को क्या पता चला, स्लोप इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय स्लोप। क्या ये बात लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। हम लोगों को पता चला स्लोप यस सर इक्वल लिख टू सकते हैं। 1 बाय रेजिस्टेंस, स्लोप इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय स्लोप, लिख सकते हैं ना। इसका यस सर। मतलब यह है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यही बात तो पता चल रहा है, राइट। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। तो आप देख लीजिए किसका स्लोप ज्यादा था, पी का स्लोप ज्यादा है क्योंकि एंगल ज्यादा है, क्यू का स्लोप कम है, तो पी का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और क्यू का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आर क्यू इज ग्रेटर देन आर पी। क्या ये बात क्लियर है? क्या यस इस सर। तरह से आप लोग कंपेयर कर लोगे? यस सर ऐसे ही किया था। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा होगा कि पिछला 3-4 लेक्चर से मैंने पढ़ाने का थोड़ा सा जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया है, ठीक है। मैं इस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन अब सॉल्व हो पाए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बेसिस का मैं चाह रहा हूँ, लेक्चर को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर ये फॉर्मेट अच्छा है, इसमें मतलब इंटरेस्टिंग भी बनती है क्लास। ओके, तो जो आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ पे चेक भी कर पा रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि 5 से 6 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेरे तरफ से तो पूरा कोशिश जारी है, ठीक है। आप लोग भी अगर आ जाओ लाइन पे, अगर मतलब पार्टिसिपेट करो पूरे मन से, पूरा मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा के, तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं बता रहा था ये चीज आप समझ पाए ना कि ये v वर्सेस i का ग्राफ है, ठीक है। v वर्सेस i का ग्राफ है तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा आई होगा, और ये रेजिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन ग्राफ को अगर चेंज कर देगा तभी आपको घबराना नहीं है। i वर्सेस v का ग्राफ भी अगर दे दे तो आप जो जानते हो बस उतना करो। स्लोप इक्वल टू क्या होगा, y बाई एक्स, मतलब i बाई v होगा। i बाई v इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई r होता है। तो यहाँ से स्लोप और रेजिस्टेंस में आपको समझ में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब स्लोप जिसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका कम होगा। अब देखिए तीसरा फॉर्मेट में कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 क्वेश्चन बताया और ये 2 क्वेश्चन से ही आपका बुक में क्वेश्चन मिल जाए या आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। आपको जस्ट लॉजिक समझना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ के रखना है और उस कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन घुमा दूं तो आप लोग घूमते हो कि नहीं, देख जाओ, देख लो जरा, ठीक है। ऐसे दे दिया ए बी सी, ठीक है, और आई वर्सेस वी का ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब पूछेगा रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है या किसका कम है। अच्छा, एक साल क्वेश्चन पूछ लिया था
कि ए, बी और सी तीनों कंडक्टर में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? तो बस यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ए, बी और ए सी का। तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? सर ए का है। ए का है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आई वर्सेस वी का ग्राफ है, स्लोप जो होगा वो क्या होगा? 1/रेजिस्टेंस सर होगा। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है जिसका स्लोप स्लोप के। ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ए का स्लोप सबसे ज्यादा है। कैसे पता चला ए का स्लोप सबसे ज्यादा है? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा में थीटा का वैल्यू बढ़ने से टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। क्या प्रोफेसर? 10 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है। देखिए जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ा रहे हैं आगे, टेन थीटा का वैल्यूज भी बढ़ रहा है। 0, 1/√3, 1, √3 का वैल्यू 1 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। क्यों? क्योंकि आई वर्सेस वी का ग्राफ है, वाई बाय एक्स करेंगे तो आई बाय वी मिलेगा। ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो वी बाय आई होता है, राइट? अच्छा, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाय आई होता है, ये आपको अभी भी कंफ्यूजन है क्या? हम लोग पूरा का पूरा एक लेक्चर डेडिकेट कर दिए जस्ट ये सीखने के लिए कि वी बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है। ओम्स लॉ का डिस्कशन भी नहीं हुआ था जब हम लोग रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीख गए। याद है? रेजिस्टेंस का यस सर। कॉन्सेप्ट हम लोग पहले यस सीखे, सर। पूरा का यस पूरा सर। एक लेक्चर डेडिकेट किए। जैसे कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, वैसे ही रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाय आई होता है। जैसे कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, वैसे ही रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। जैसे कैपेसिटेंस क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, वैसे ही रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। ये सारी चीज पता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था? हम लोग बाद में सीखे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये तीन चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया। आगे बढ़े, आज्ञा है? यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ओमिक और नॉन ओमिक पहले समझ लेते हैं। उसके बाद ओम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी है, उतना पॉपुलर नहीं है फिर भी पढ़ सकते हैं। पहले ओमिक और नॉन ओमिक को समझ लेते हैं, ठीक है? जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ठीक है? ओमिक कंडक्टर्स क्या है? वो सारा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है? वो सारा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ को फॉलो करना मतलब डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या डेल्टा को हटा भी दे तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये रिलेशन को फॉलो करे। क्लियर है? तो यस सर। हम लोगों के पास रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है ना, डेल्टा वी बाय आई क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। डेल्टा वी बाय आई क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, डेल्टा वी और आई अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, ठीक है? रेजिस्टेंस अगर मेटल्स के लिए आप लोग जान रहे हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा तो क्या हम लोग V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं? मुझे बताइए। अगर नो रेजिस्टेंस सर। कांस्टेंट ना हो तो क्या हम लोग V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं? नो नो सर। सर। जस्ट आप लोग आंसर दे दीजिए। हम लोग अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है? कि अगर आर कांस्टेंट ना हो, जैसे कि हम लोगों को पता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए आर कांस्टेंट नहीं है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए आर क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो क्या हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि एक्चुअली में ओम्स लॉ पे हमारी जितने भी बाकी जितने भी फिजिकल कंडीशंस है वो सारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। हम्म तो उसके साथ साथ और आर जो है वो एक तरह से किसी एक रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, हम्म। तो वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? यस सर। लेकिन ये V इक्वल टू आई आर तो ओम्स लॉ प्योर फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद बताते हैं, ठीक है? पहले देखिए डेल्टा V वर्सेस आई का ग्राफ में
जो कि मेटल्स के लिए या ओमिक कंडक्टर्स के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वी बाई आई कर दिए, ये रेजिस्टेंस हुआ जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये कांस्टेंट दिखाई भी दे रहा है, आप फील कर पाओगे, ठीक है। कोई बता पाएगा ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कैसे पता चला, बताइए। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए इतना लिखने के बाद इक्वल टू कांस्टेंट लिखा गया है, कुछ ना कुछ लॉजिक है इसके पीछे, क्यों? सर ग्राफ से पता चल रहा है। ग्राफ में ऐसा क्या है जो पता चल रहा है आर कांस्टेंट है? सर थीटा उसमें कांस्टेंट है। थीटा एग्जैक्टली आर क्या है, टेन थीटा है। आर क्या है, टेन थीटा है, और थीटा इस ग्राफ का कांस्टेंट है, इसका मतलब टेन थीटा कांस्टेंट है, मतलब आर कांस्टेंट। क्लियर है? यस, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है शायद। देखिए, अगर कोई भी स्क्रीन में बेवजह लिखने की कोशिश करेगा तो वो अचानक से अपने आप को पाएगा कि वो मीटिंग से लेफ्ट कर चुका है, ठीक है। तो मैं वार्निंग दूंगा, यहाँ पे एक एनोटेटर का ऑप्शन है, आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एनोटेटर्स का ऑप्शन है, कोई भी कुछ भी स्क्रीन पे लिखने का कोशिश कर रहा है, मुझे नाम डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश कर रहे हो, आप अपना नाम चेंज कर रहे हो, बट स्टिल वो नाम लिस्ट में आ रहा है, राइट। और वो नाम लेफ्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए बी केयरफुल। तो यह ग्राफ हम लोग समझ पाए, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ क्या है, ये आई वर्सेस डेल्टा वी का ग्राफ, तो जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लोप टेन थीटा होगा और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स करेंगे, तो वाई में क्या है, आई है, और एक्स में क्या है, डेल्टा वी है। तो आई बाय डेल्टा वी ये वन बाय आर होगा, बट स्टिल वन बाय आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या ये बता पाओगे कि वन बाय आर कैसे कांस्टेंट है? सर क्योंकि वो स्लोप है और स्लोप कांस्टेंट है हमारा। एग्जैक्टली, वन बाय आर भी क्या है, टेन थीटा है, और थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपकी बातों पे कि सर V इक्वल टू आई आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स पे भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए सबसे पहली बात कि अगर एक बात जो 100% ट्रू होगा, वो आप क्या बोल सकते हैं कि सर नॉन ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब कि डेल्टा वी और आई का लीनियर ग्राफ नहीं होगा। ओम्स लॉ को फॉलो करना मतलब क्या, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब वी और आई का ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा। लेकिन नॉन ओमिक के लिए ये डेल्टा वी और आई का ग्राफ क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट, कैसा भी हो सकता है, बट स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट नहीं होगा तो मैं एक ग्राफ बना के बताता हूँ नॉन ओमिक के लिए जो ट्रू होगा। ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ है, कुछ इस तरह। क्लियर है? आइए देखते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर, इसका मतलब क्या है, वो सारा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। क्लियर है? ओम्स लॉ को फॉलो ना करे मतलब V और I के बीच का लीनियर रिलेशन ना हो जिसका, ठीक है। और V और I कैरेक्टरिस्टिक्स नाम का एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स में, वहाँ पे और अच्छा से डिटेल्स में आप जाइएगा। इवन वहाँ पे देखिएगा कि आपका जो ग्राफ होता है, ये तो पॉजिटिव एक्सिस में है, ये नेगेटिव एक्सिस में भी चला जाता है, ठीक है। और ये सारा कैसे पता चल रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में भी ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ के रखिए कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। मतलब कि V और I का अगर आप ग्राफ देखो या रिलेशन देखो तो वो लीनियर नहीं होगा। अगर लीनियर हो तो वो तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, लीनियर ना हो तब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे। क्या ये ग्राफ लीनियर आपको दिखाई दे रहा है? देख के बताइए। नो नहीं सर। सर। ऑब्वियसली ये लीनियर ग्राफ नहीं है, तो ये ग्राफ जरूर से कौन से कंडक्टर्स का होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर का होगा, ठीक है। सर ओमिक कंडक्टर्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं? ओमिक कंडक्टर्स सारा का सारा मेटल्स है, मेटल्स एग्जिस्ट करता है मतलब ओमिक कंडक्टर्स एग्जिस्ट करता है।
तो मतलब उनका कांस्टेंट ही रहता है रेजिस्टेंस, मतलब हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा वो भी? हाँ हाँ, टेम्परेचर का क्यों अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो ओम्स लॉ आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, राइट? ओ जैसे ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। केमिस्ट्री में मतलब हमने पढ़ा था कि एक बलून में हवा भर रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्या ये बॉयल्स लॉ का उल्लंघन है? तो सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ का कंडीशन लाओ कि मास कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो मास भी बढ़ रहा है, राइट? इसलिए वहाँ पे बॉयल्स लॉ को आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो उल्लंघन का बात कहाँ से आया, वायलेशन का बात कहाँ से आया? ठीक है, तो टेम्परेचर पहले कांस्टेंट करो तब आप ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ओके ये चीज पहले समझ के रखिए, क्योंकि सर, ओम्स मैं लॉ के वो लिए। इंटरनल टेम्परेचर की बात कर रहा था कि करंट दौड़ाते रहेंगे तो खुद ब खुद हीट जनरेट होने लगेगी ना मेटल में। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में ना कॉपर का वायर या एल्युमिनियम का वायर, ये सब चीज का वायर से एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। अदरवाइज ओम्स लॉ को हम लोग वेरीफाई ही नहीं करेंगे। इसलिए जब एक्सपेरिमेंट्स होता है तो कौन सा कंडक्टर लिया जाता है? एलॉयज को लिया ओके जाता है। और ओके कौन सा एलॉयज को लिया जाता है? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीज, ये सारा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कैसा टेम्परेचर? जो मतलब ऑब्वियसली जानते हो कि नाइक्रोम का वायर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है मतलब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि ये अपने अंदर से लाइट एमिट करने लगता है। ठीक है, हीटर हीटर का जो कॉइल होता है, आपने कभी हीटर देखा है? पूरा का पूरा कॉइल रेड हो जाता है। यस सर। वो जो कॉइल होता है वो कॉइल नाइक्रोम का बना रहता है। ठीक है, तो सोचिए कितना ज्यादा हीट उससे निकल रहा है, इतना ज्यादा हीट निकल रहा है मतलब उस कॉइल का टेम्परेचर कितना हाई होगा। और अगर इतना हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पे अगर ये डिपेंड करता तो नाइक्रोम का वायर का रेजिस्टेंस कितना ह्यूज हो जाता। लेकिन सर नाइक्रोम का टंगस्टन वायर भी तो तो यूज कर सकते हैं ना? ओके, टंगस्टन भी यूज होता है, अदर्स भी यूज होता है। मैं जस्ट यहाँ पे ओम्स लॉ के साथ जो मैच कर रहा है बस वो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? ओके ओके यस तो सर। डिपेंड ही नहीं करता। सर ओके, नॉन ओमिक सर कंडक्टर्स के क्या एग्जांपल होंगे? एक तो बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है, लेकिन आपको इसके बारे में अभी नहीं पता है, ये है एग्जांपल, सेमीकंडक्टर डायोड। ये नॉन ओमिक का एग्जांपल है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, सर क्लियर है? ओके सर। जी बताइए। ओके सर सर। आपने बोला था कि ओम्स लॉ जो है कांस्टेंट मास पे काम करता है। कांस्टेंट मास पे मैंने ऐसे बोला? वो तो बॉयज लॉ हम्म, बोला सर ने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब वी और आई का ग्राफ लीनियर नहीं होगा। क्लियर है? मतलब कि हम लोग v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? बट स्टिल हम लोग v इक्वल टू आई आर अप्लाई कर सकते हैं, और यही मेरा प्रूफ है। और डीसी पांडे सर ने भी यही प्रूफ दिया है कि v इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये स्टिल यहाँ पे वैलिड है। आप अगर इस पॉइंट पे आप रेजिस्टेंस देखना चाहो तो आप v इक्वल टू आई आर यूज कर सकते। इस पॉइंट पे देखना चाहो तो v इक्वल टू आई आर यूज कर सकते। तो क्योंकि ये रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी, इसलिए ये ओम्स लॉ नहीं है। v इक्वल टू आई आर क्या है? ओम्स लॉ नहीं है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप कुछ इस तरह से देखिए कि p पॉइंट लिया है और q पॉइंट लिया है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के कर्व पे। ठीक है, अब P पॉइंट पे जो करंट होगा वो I1 है, और इसके करस्पॉन्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 है। ठीक है, Q पॉइंट पे जो करंट है ऑब्वियसली I1 से थोड़ा ज्यादा है, I2 है, और इस पे जो पोटेंशियल है वो V1 से ज्यादा है, V2 है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं P पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना होगा? हम लोग जानते हैं ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई होता है, ये रेजिस्टेंस का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, V बाई आई इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V1 बाई आई वन R1 हो गया, और V2 बाई आई टू क्या हो गया? R2 हो गया। क्या इससे हम लोग बोल सकते हैं V1 बाई आई वन
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हम लोग लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू I1 R1 और V2 इक्वल टू I2 R2। तो अब खुद सोचिए कि V इक्वल टू आई आर इस ग्राफ के लिए भी आप यूज कर रहे हो और प्लस आप बोल रहे हो कि इस ग्राफ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो क्या सही में V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है? नो सोच के सर, देखिए। नो सर। आप तो बोल रहे हो इस कर्व, ये कर्व किसका है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का है। इसका मतलब ये कर्व लीनियर नहीं है, इसका मतलब इस कर्व पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन स्टिल आप V इक्वल टू आई आर यूज कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या, V इक्वल टू आई आर एक मैथमेटिकल रिलेशन है V और I के बीच, ठीक है। ये ओम्स लॉ नहीं है, क्लियर है। हाँ, ये ओम्स लॉ हो सकता है मेटल्स के केस में। मेटल्स के केस में V इक्वल टू आई आर इससे बोल ही सकते हैं, जो क्लास 10 तक आपको जस्ट मेटल्स ही पढ़ना था तो आपने बोला, क्लियर है। क्या ये दो चीज क्लियर हुआ, ओमिक और नॉन ओमिक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर तो एक तरह से जो V इज इक्वल टू आई आर है, तो वो एक पॉइंट पे हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर करंट एंड पर्टिकुलर वोल्टेज के पर्टिकुलर लिए आप तो वोल्टेज। रेजिस्टेंस निकाल ही सकते, रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई, ठीक ओके है। सर। अब इस पे भी एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि दो आपको वैल्यूज दे देगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3 या 4? सर 4। मेरे ख्याल से 4 होगा। ओके, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है, और जिन लोगों को ये बात पता नहीं है कि V इक्वल टू आई आर कॉन्स्टेंट, ये V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है, आप नॉन ओमिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनको पता है वो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो V इक्वल टू आई आर तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है और 2 पॉइंट लिया गया है A एंड B, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव करंट दिया हुआ है कुछ इस तरह से, जैसे ये करंट है 2 एम्पियर का और ये वोल्टेज क्या है, 4 वोल्ट, ठीक है। और इसके रिस्पेक्टिव करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर का, और ये जो वोल्टेज है ये 20 वोल्ट है। पूछेगा कि ए पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है या बी पे, आर ए और आर बी का रिलेशन बताइए, कर पाओगे? यस सर। एक बार ट्राई कीजिए। आर भी ज्यादा है सर। आर ए ज़्यादा है या आर बी ज़्यादा? आर कौन? बी। सर आर बी ज्यादा है, आर ए कम है। तो कैसे आपको पता चल रहा है आर बी ज़्यादा है आर ए कम है? मेरे ख्याल से आप V इक्वल टू आई आर से आर इक्वल टू V बाई आई करके चेक कर ले रहे हैं कि आर ए कितना है, आर बी कितना है, और ऐसे कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आप V इक्वल टू आई आर यूज कर पा रहे हो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए जिसके लिए ओम्स लॉ वैल्यू नहीं है। इसका मतलब V इक्वल टू आई आर परफेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो आपको एक कंडीशन देना होगा, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है ओम्स लॉ। या आप बोल सकते कि डेल्टा V और I का जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा। ये है ओम्स लॉ, क्लियर है। यस सर। ओके, ओम्स लॉ का हम लोग वेक्टर फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक सजेशन ये दिया गया है कि V इक्वल डेल्टा V इक्वल टू आई आर। ऑब्वियसली ओम्स लॉ में डेल्टा V इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं, मतलब हम लोग ओमिक कंडक्टर्स के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए डेल्टा V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। डेल्टा V के साथ वाला वेक्टर क्या है आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्योंकि डेल्टा V के साथ कौन सा वेक्टर रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है। I के साथ कौन सा वेक्टर रिलेटेड है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, एग्जैक्टली, जे वेक्टर। और R के जगह में रो लिखना है, ठीक है।
इसका एक प्रूफ भी है, प्रूफ हम लोग देते हैं। सबसे पहले तो इसे लिखने का तरीका, अगर आप भूल जाओ तो सिंपली डेल्टा वी की जगह में ई लिख देना, आई की जगह में जे लिख देना और आर की जगह में रो लिख देना, ठीक है। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ई वेक्टर इक्वल टू रो जे वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल टू रो जे वेक्टर, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए एक चीज जान लीजिए, रो वेक्टर, सॉरी रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, मे भी आप ये केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो, 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिग्मा होता है। इसे कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। क्या आपने नाम सुना है कंडक्टिविटी? सर कप्पा कप्पा सुना है हमने, के कंडक्टिविटी। अच्छा, सिग्मा कप्पा से से सर ने यस डिनोट सर। किया है। ओके, कप्पा ही से कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को, ठीक है। कंडक्टिविटी को कप्पा से कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हो तो बहुत अच्छा। जस्ट वही जो आपने सुना है ना कंडक्टिविटी, वही कंडक्टिविटी। क्या ये आपने सुना है ना कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर रो का जगह में 1 बाय कंडक्टिविटी लिखे, कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा है, तो 1 बाय सिग्मा, तो सिग्मा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों के पास एक रिलेशन ये आता है, और ये बहुत फेमस रिलेशन है, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। क्लियर है? जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ये बोलो या पहला वाला रिलेशन, दोनों का तो मीनिंग एक ही है। ये रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, ये कंडक्टिविटी के फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये आया कहाँ से, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म आया कहाँ से? वही जो हम लोग स्टडी किए थे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लाए थे, उसी एक्सप्रेशन से आया है, ठीक है। देखिए एक कंडक्टर लिए, कंडक्टर को V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, राइट। और करंट किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, राइट। हम लोग कन्वेंशन रहे हैं, असल में मूवमेंट किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता है। मूवमेंट कंडक्टर के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का होता है, राइट। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होता है जो इधर होता है, लेकिन कन्वेंशन माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, मतलब करंट इधर है। और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन कल के क्लास में आपने जाना, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो आई का भी डायरेक्शन ये, ई का भी डायरेक्शन ये, और जे का भी डायरेक्शन यही है। क्लियर है? हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन है, ये वाला मैं बार बार लिखता हूँ, मे भी आपको शायद याद भी हो गया हो अब तक, b इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई, ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, ये जो l दिख रहा है l को v के नीचे लेके आएंगे, और जो a दिख रहा है a को i के नीचे रखेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा v बाय एल इक्वल टू, ये ऐसे रहा i बाय ए, राइट। V बाय एल ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद आ रहा है कुछ कुछ? V बाय एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, राइट। और ये टर्म क्या कहलाता है, रो कहलाता है। और I बाय ए क्या कहलाता है, जे वेक्टर, याद आ रहा है। I बाय ए क्या है, यस करंट सर। डेंसिटी है। तो यहाँ से हम लोगों का ये रिलेशन प्रूफ हुआ। रो को अगेन 1 बाय सिग्मा लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रिलेशन आ जाए। क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना? असल में लॉ का ना कोई प्रूफ नहीं होता, एक बार लॉ बन गया है, मतलब कि क्या प्रूफ अगर आप निकाल रहे हो, मैथमेटिकली बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली लॉ का प्रूफ नहीं खोजा जाता है। लॉ है मतलब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, ये लॉ है, ठीक है। लॉ का प्रूफ इन जनरल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ जस्ट ताकि आपका एक बार लॉजिक काम करे कि अच्छा ऐसे ऐसे आया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू क्या है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये लॉ है। इधर उधर से आप अगर प्रूफ कर भी दे रहे हो, फिर भी लॉ का कोई प्रूफ का काम नहीं है, ठीक है। ये तब तक लॉ है, ध्यान से सुनिए,
ये तब तक लॉ है जब तक इसे कोई डिस्प्रूव नहीं कर पाए, गलत साबित ना कर पाए, ठीक है, तब तक ये लॉ है। अगर ये एक बार गलत साबित हो गया उसके बाद उसके बारे में कुछ डिस्कस होगा कि क्या प्रूफ था वगैरह, लेकिन ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली सब एग्री करता है इस बात से कि हाँ ये एक लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका कोई प्रूफ नहीं, ठीक है। लेकिन सर बताइए। आपने अभी जैसे कि बोला ऐसे जब तक गलत प्रूफ नहीं कर देते मतलब तब तक ये लॉ वैलिड है। हाँ तो हाँ। सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मतलब वो करती है कॉन्ट्रडिक्ट कि हम्म उनका मानना है कि ग्रेविटेशन एक एनर्जी है ना कि एक फोर्स। हम्म हम्म हम्म। तो सर ये तो मतलब दो थ्योरीज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना, हाँ इनमें कॉन्ट्राडिक्ट से अभी कर कोई एक सकती है, ही ठीक। कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूटन के इस लॉ को गलत प्रूफ कर रही है, क्योंकि न्यूटन का लॉ जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे देखिए आप जो बात बोल रहे हैं एकदम सही बात है, ठीक है, कोई उसमें गलत फहमी नहीं है, लेकिन न्यूटन के लॉ में पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको ये बात कहा था कि ये जो वैल्यू है जी m1m2/r², यहाँ पे जी का वैल्यू इतना छोटा है कि फोर्स का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये उन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, उन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जिनका मास बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, लाइक हेवनली बॉडीज। क्लियर है? तो हाँ सर इसका क्लियर है। इसका कुछ इस तरह का कंडीशन है कि आप उनके लिए अप्लाई करो तो ये एकदम सही सही जा रहा है, राइट। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप इसे अप्लाई करने लगे जिसका मास इतना कम है, तो ऑलरेडी हम लोगों के जैसा लाइक दो ह्यूमन बीइंग के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो ही इतना कम है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कैसा होगा, ठीक है। तो जिसे जहाँ पे अप्लाई करना है सिग्निफिकेंट हो, जैसे हम लोग पढ़े गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे गॉस लॉ यूजफुल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा, कुछ कुछ कंडीशन में कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा, जैसे ही आप सिमेट्री से हटा दो गॉस लॉ को, मतलब आपने जो गॉस लॉ को प्रूव किया, हमेशा आप सिलेंडर बना रहे हो या स्फेयर बना रहे हो, इसके अलावा कोई एक बॉडी, एक कोन बना के आप प्रूव करने का कोशिश कर लो गॉस लॉ को, आपको पता चलेगा कि इतना ज्यादा टफ हो जा रहा है कि आप एक लॉ क्यों आता है आपके, आपका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आता है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुआ है, आपको इजीली कुछ ना कुछ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको इजी वैल्यू चाहिए था, आप इजी कैलकुलेशन करना चाह रहे थे तो गॉस लॉ अप्लाई कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर गॉस लॉ को ऐसे जगह में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कैलकुलेशन ही इतना टफ हो गया तो इससे क्या फायदा होगा। क्लियर है? तो गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, ठीक है, सिमेट्री का केस में हम लोग देखते हैं। सो आई थिंक इतना डिस्कशन काफी है, इसके अलावा दो हम लोगों को छोटा छोटा पॉइंट्स पढ़ना है, किसी को कुछ पूछना है पूछ रहे, पूछिए, पूछना है किसी को। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि इवन कंडक्टर्स एट वेरी हाई करंट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इतना तेज। प्लीज म्यूट योर वॉइस। मोहम्मद आतिफ। ओके, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्या है, इवन कंडक्टर बहुत ज्यादा हाई करंट पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर्स के लिए हम लोग ग्राफ देखे कुछ इस तरह का, राइट, लेकिन आप आई का वैल्यू को बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो ये आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा ये अपना लीनियर रिलेशन छोड़ देगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई मुझे बता पाएगा क्यों? इवन कंडक्टर्स हाई करंट पे, वेरी हाई करंट पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, क्यों मुझे सर बता पाइए? क्योंकि इंटरनल हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस कहा था कि इवन फॉर सम एलॉयज लाइक नाइक्रोम, ये सब एलॉय के लिए भी जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे इन जनरल नहीं डिपेंड करता, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, रेजिस्टेंस भी
टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगता है। तो अगर आप वैसा वायर से भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट अगर वायर में आ गया तो वैसे वायर का भी रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा। और आप जानते हो H = I²RT से कि अगर आप I का वैल्यू बहुत ज़्यादा लो तो I² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। सो एट वेरी हाई करंट देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट के लिए कोई भी कंडक्टर आप उठा लो, कोई भी कंडक्टर उठा लो, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया, आप खुद सोचिए, V = IR में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तब तक वैलिड है जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मैथ्स के स्टूडेंट, अच्छा कोई भी स्टूडेंट, मैंने तो इतना मैथ्स बता दिया प्रोपोर्शनल वाला कि अब कोई भी समझ सकता है। फिर भी एक बार ध्यान दीजिए, V = IR में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आप तब तक बोल सकते हो जब तक आपके I के साथ एक कांस्टेंट टर्म है। और वेरी हाई करंट पे R तो कांस्टेंट रहने से रहा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनवैलिड हो जाएगा। तब R कांस्टेंट से हिलेगा जब ह्यूज अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करा दोगे और I का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो हीट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा और R भी इवन कांस्टेंट या नाइक्रोम का वायर का भी रेजिस्टेंस डगमगा जाएगा, हिल जाएगा, मतलब कि अपना वैल्यू चेंज कर लेगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ काफ़ी हद तक आपको एक लिमिट बता रहा है, ठीक है, एक लिमिट बता रहा है कि ओम्स लॉ वैलिड है, ऑब्वियसली ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, प्लस एलॉयज के लिए वैलिड है लाइक नाइक्रोम वगैरह का वायर, ठीक है, बट तब तक जब तक I का बहुत ज़्यादा ह्यूज वैल्यू ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये वाला ग्राफ आपके NCERT में दिया हुआ है, ये है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड नाम का एक कंपाउंड है, उसको लिया गया, उसके टर्मिनल्स को V वोल्ट से कनेक्ट किया गया और V को वेरी करा के उस पर फ्लो करने वाला करंट को देखा गया, ठीक है। फाइनली उनके पास बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आया होगा V और I का, ये वैल्यू के लिए ये वैल्यू के लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो ना लैब में, स्कूल में लैब में करते होगे ना एक्सपेरिमेंट, आप दो वैल्यूज लेते हो और फाइनली एक ग्राफ बनाते हो, राइट। और जब गैलियम आर्सेनाइड के लिए I वर्सेस V का ग्राफ बनाया गया, ध्यान से देखिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए, क्योंकि ये प्योरली एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट किया गया था, ठीक है, इसलिए असल में आप वेरी किसको कराते हो, आप बैटरी का पोटेंशियल चेंज करते हो, राइट। असल में आप किसको चेंज करते हैं, आप बैटरी का पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये जो V को है एक्स एक्सिस में रखा गया है, ठीक है, V क्या है, एक्स एक्सिस में रखा गया है कि आप V को वेरी करा रहे हो, ठीक है। तो V को वेरी करा के I का अलग अलग वैल्यूज दिया गया, I1 I2 I3 जैसे भी, और I वर्सेस V में प्लॉट कराया गया, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला, ठीक है। और ये ग्राफ बहुत सारा बात एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सबसे पहला बात जो ये एक्सप्लेन किया कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। कैसे ये बात को प्रूव कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ वैलिड तब होगा जब V वर्सेस I का या I वर्सेस V का ग्राफ लीनियर होगा। कहीं से भी आपको ये ग्राफ लीनियर दिख रहा है? सोच के बताइए। नो सर, ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में कुछ कुछ प्लेसेस पे है, बाकी फिर नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ ये एक वेरी लिमिट कर रहा तक हो सकता है, ये जो है दिखाई दे रहा है, कुछ देर तक हो सकता है कि ओम्स लॉ को फॉलो किया है, उसके बाद बहुत ही अजीब सा कर्व आ गया, ठीक है। ये इतना अजीब कर्व आया कि ये मतलब देखिए, जैसे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये है दिस कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ करंट थ्रू गैलियम आर्सेनाइड ड्यू टू वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड, मतलब गैलियम आर्सेनाइड के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को आप वेरी करा रहे हो और करंट को देख रहे हो, तो ये आपको कर्व मिला है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में करंट का वैल्यू फिक्स हो गया है, राइट, दिखाई दे रहा है, करंट का वैल्यू फिक्स है, मान लिया कि ये 10 एम्पियर है,
ठीक है। करंट का वैल्यू क्या है 10 एम्पियर, लेकिन 10 एम्पियर पे ही देखिए ध्यान से 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, ठीक है। एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आपको, ये V1 है, ये V2 है, दिखाई दे रहा है। ऐसा किसी और कंडक्टर्स के लिए कभी हुआ नहीं था कि एक वैल्यू ऑफ करंट के लिए दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए दिखा दिया। इसका मतलब समझ में ये आया कि ऐसा बहुत सारा कंपाउंड अब तक बन चुका है, प्लस अभी भी रिसर्च जारी है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को मिला के अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट चालू है। अभी हम लोगों के पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका रेजिस्टेंस इवन नेगेटिव में जा चुका है, दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, y/x करके निकालते हो, राइट। यहाँ पे देखो स्लोप, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है। स्लोप कैसे लेते हो, एक कर्व का किसी एक पॉइंट से स्लोप कैसे लोगे आप, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट खींचते हो, जो एंगल होगा अगर वो 90 से कम होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये वाला देखिए, इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या है, ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया, एंगल क्या है 90 से ज्यादा, मतलब इस जगह पे रेजिस्टेंस इवन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखने मिला गैलियम आर्सेनाइड का केस में, और ये पता चला कि अच्छा कुछ कंडक्टर्स है जिनके लिए ओम्स लॉ वैलिड है, कुछ कंडक्टर्स है जिनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, प्लस कुछ कंडक्टर्स के लिए बहुत अजीब अजीब रिलेशन भी मिल सकता है V और I के बीच, क्लियर है। जैसे एक अजीब रिलेशन ये मिला कि एक सिंगल वैल्यू ऑफ I के लिए आपको दो अलग अलग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, क्लियर है। क्या इतना बात क्लियर है? यस सर। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है? आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग कल के क्लास में, कल क्लास होगी ना, संडे, कल मंडे, हाँ क्लास होगी। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगेन ये हम लोगों के पास कितना मिनट है, लगभग 5 से 6 मिनट बाकी रह गया है, उतना में तो ये स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा, इतना स्पीड में जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे स्पीड में एक्सप्लेन करना होगा, फिर समझ में आए ना आए आपके ऊपर है, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस कर ले, या तो या आपका डाउट्स ले ले, बताइए सर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किया जाए। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपने देख लिया। एक टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि ग्राफ दे देगा और फाइनली आपको रिलेशंस देखना है, और उसमें याद ये रखना है कि V वर्सेस I का ग्राफ है या I वर्सेस V का ग्राफ है। ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। V वर्सेस I के ग्राफ में डायरेक्टली स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। I वर्सेस V के ग्राफ में स्लोप क्या होगा, 1/रेजिस्टेंस होगा। अगर ये दो चीज़ पे अगर आप ध्यान दे दिए तो ऑब्वियसली आपका आंसर आने सही आने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्लियर है। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन ये होता है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब बेसिक क्वेश्चन अगर मैं बताऊं बोर्ड में जो पूछा जाता है, डायरेक्ट वो बता सकता है कि एक कंडक्टर है, उसे अगर 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया, उस कंडक्टर में 4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो, क्या बता पाओगे? ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, 5 या 6? 3 ओम। सोच के बताइए कि एक कंडक्टर है, अगर उसे 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तो उसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। सर 3। ओके, क्या आपको ये जरूरत है कि ये जानने का कि सर ये कंडक्टर ओमिक कंडक्टर है या नहीं? क्या ये नो सर। जानने का जरूरत है या नहीं? नो सर। नहीं क्यों? सर, क्योंकि इसमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा है पर्टिकुलर। हाँ, पर्टिकुलर एक स्टेट पे निकाले हैं, इंस्टेंट पे। ओके, एंड आपको
इक्वेशन जो यूज करना है V इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन असल में जो कि ओम्स लॉ नहीं है, ये इक्वेशन असल में ओमिक के लिए भी वैलिड है एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी वैलिड है। इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है ये पता करने का कि ये कंडक्टर ओमिक है या नॉन ओमिक है, ठीक है। यस सर। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। V इक्वल टू 12 दिया हुआ है, I इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, तो ये 3 ओम हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। एक इसी टाइप से इस रिलेशन पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड्स लेवल में पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑब्वियसली ग्राफ से पूछेगा। अगर ओम्स लॉ से पूछना है, ग्राफ में ही कुछ ना कुछ हेर फेर करेगा। बस वो जो ट्रिक कर रहा है, ठीक है, जो भी चेंजेस कर रहा है, आप अगर समझ गए और सही से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप सबको कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। और कैसे पता चले आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं, आप कितना प्रैक्टिस करते हो इस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम गिवन है। अगर इस कंडक्टर को हम लोग मान लो कि 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करें, ठीक है, तब करंट आता है I1। और अगर 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करें तब करंट आता है I2, ठीक है। सो I1 और I2 का रेशियो क्या हो, ये ट्राई कीजिए। मतलब ऐसे डायग्राम बना के ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें लैंग्वेज पूछेगा। A conductor of 10 ohm resistance is connected by a battery of 10 volt. When 10 volt of battery is connected with the conductor, then I1 current passes through the conductor, and when 20 volt of battery is connected through the सर conductor, I2 ज़्यादा है, I1 कम है। okay, so I1 by I2 का रेशियो आपको बताना है। बताइए I1 by I2 का रेशियो। पहले I1 फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद I2 फाइंड आउट कर लीजिए। क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। क्या 10 वोल्ट जब बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ और रेजिस्टेंस है, और 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ और रेजिस्टेंस आएगा। नहीं सोचिए, सर। नो सर, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। तो V1 इक्वल टू I1R और V2 इक्वल टू I2R, दोनों को डिवाइड करें तो R कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 V1 है। V1 बाय V2 इक्वल टू I1 बाय I2 आएगा। तो V1 बाय V2 इक्वल टू I1 बाय I2, मतलब सिंपली 10/20। रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। अगर ये लॉजिक यूज किए तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक लॉजिक ये यूज कर सकते थे, ऐसे यूज करते V1 इक्वल टू I1R। तो यहाँ से V1 का वैल्यू 10, I1 का वैल्यू पता नहीं, R का वैल्यू 10, तो यहाँ से I1 का वैल्यू 1 एम्पियर आ जाता, राइट। I1 का वैल्यू 1 एम्पियर आ जाता। अगेन फिर से अप्लाई करते, V2 इक्वल टू I2R, V2 का वैल्यू 20, I2 का वैल्यू I2 और R का वैल्यू 10। तो I2 का वैल्यू यहाँ से 2 एम्पियर आ जाता। फाइनली I1 बाय I2 इक्वल टू हो जाता 1/2। पहला वाला मेथड यूज करो या दूसरा वाला मेथड यूज करो, बात बराबर है, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला वाला मेथड इजी है। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू I R में V1 इक्वल टू I1R और V2 इक्वल टू I2R, दोनों को डिवाइड करेंगे अगर तो सिंपली R कैंसिल हो जाएगा। V1 बाय V2 इक्वल टू I1 बाय I2 हो जाएगा। और V1 का वैल्यू 10 है, V2 का वैल्यू 20 है, तो I1 बाय I2 इक्वल टू 10/20, दैट मीन्स 1/2 आई। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था, जी बताइए। थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ टॉपिक है, कैपेसिटेंस वाला है। ओके बताइए। तो आप स्क्रीन एक बार शेयर कर सकते हैं, मैं बना दूंगा उस पर। ओके
बताइए। सर ये डबल डबल बन रहा, अच्छा अब ठीक बन रहा है। सर मैं बाद में पूछ लूंगा, अभी पता नहीं ये हैंग टाइप का हो रहा है, डबल डबल बना रहा है। सेंड कर दूंगा मैं क्वेश्चन।